मैं इस समय जेरूसलम में हूँ, वो भूमि जिसे पृथ्वी पर सबसे पवित्र जगहों में से एक होने का दर्जा प्राप्त है। तीन धर्मों की आस्था यहाँ पर है। जो मेरे पीछे आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वेस्टर्न वॉल का हिस्सा है जहाँ पर यहूदियों की परम आस्था है। उसके ठीक पीछे अगर आप एक स्वर्ण गुंबद देखेंगे तो वो अल अक्सा मस्जिद है, और इसके साथ ही पीछे वो ईसाई स्थल भी है, वो गिरजाघर भी है जहां पर ईसाइयों की आस्था है। लेकिन तीन धर्मों की आस्था होने वाली पावन भूमि के बावजूद ये पृथ्वी की सबसे विवादित जगह भी है। सबसे अधिक विवाद और संघर्ष इस जगह को लेकर रहा है। आज भी जो परिस्थितियां इजरायल और हमास के बीच बनी हैं, उसके पीछे भी यही ऐतिहासिक विवाद है। तो आज आपको पहली बार कोई टीवी चैनल भारत का ले चलेगा उस सफर पर जहां से आप आज के मौजूदा महायुद्ध के हालात को समझ पाएंगे। लेबनान की राजधानी बनी खंडहरों का शहर। मेरे पीछे ये दक्षिणी बेरूत का इलाका है जो बिल्कुल भीतर में जो है, कोई अंदर नहीं जा पा रहा है। वहां पर पिछले 2 दिन के दौरान करीब 10 जो है एरियल स्ट्राइक्स आईडीएफ ने कैरी की है, और भारी क्षति अंदर जगह जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उनको पहुंचा है। पूरी तरह से हर तरफ तबाही ही तबाही दिखती है। बैरूत बन गया सुलगते बारूद का ढेर। खामनेई ने खाई इजराइल को तबाह करने की कसम। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करेंगे। ईरान के खिलाफ एक्शन को लेकर इजराइल अब तक खामोश। क्या ईरान की कार्रवाई से सहम गया है इजराइल? यहाँ लगातार कोशिश ये है कि दक्षिणी लेबनान से, जहां मैं खड़ा हूं वहां पर से एक छोटा सा बे है, और बे के उस पार लेबनान की सीमा शुरू हो जाती है। वहां से हटा दिया जाए पूरी तरह से हिजबुल्लाह को, ताकि रॉकेट अटैक और मिसाइल अटैक का खतरा उत्तरी इजराइल में कम से कम हो। ये जितने भी पड़ोसी देश है उनका एक लक्ष्य है इजराइल को जड़ से मिटाना, इजराइल को नेस्त नाबूद कर देना, और अपने वजूद की लड़ाई इस समय इजराइल लड़ रहा है। या ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल? अब एयर स्ट्राइक्स, रॉकेट स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स और ज्यादा की जा रही हैं ग्राउंड फोर्सेस को और ज्यादा भेजने से पहले, क्योंकि योआव गलांट जो यहाँ के रक्षा मंत्री है वो भी इस समय यहाँ 36 डिवीजन के सैनिकों के साथ है उत्तरी इजराइल में, ताकि लेबनान जाने वाले सिपाहियों का वो मनोबल बढ़ा सके। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों की चिंता इजराइल के जवाब को लेकर, क्योंकि ये डर सबको है कि अगर इजराइल ईरान में सीधी जंग शुरू हुई तो ऐसी तबाही होगी कि पीढ़ियों तक याद रहेगी। जंग परमाणु हमले तक भी जा सकती है। ईरान पे वो हमला करना चाहें तो खुल के हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरफ जैम कर देंगे उनके एयर डिफेंस सिस्टम को, साथ साथ इनके F-35 है, मिसाइल्स हैं, इनके द्वारा हमला करने में सक्षम है। लेकिन अभी वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये समय बताएगा। करेंगे जरूर। ईरान लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है कि अगर हमला हुआ तो वो ऐसा जवाब देगा जो तारीखों के इतिहास बदल देगा। लाखों लोगों की एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करते हुए अयतुल्ला खोमेनी ने ये चैलेंज किया था इजराइल को कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर किसी तरह का कोई हमला करने की कोशिश की तो उसका परिणाम बहुत गंभीर होंगे और ईरान बहुत बड़े स्तर पर उसका जवाब देगा। तो उसने पहले हमास को नेस्त नाबूद किया, उसके बाद हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है। अब उसके सामने 2 मेन दुश्मन, यमन के हूती और ईरान। तो सवाल ये उठ रहा है कि हमास हिजबुल्लाह के बाद इजराइल के टारगेट पर कौन है, हूती विद्रोही या ईरान? इजराइल कई बार जंग को अंतिम अंजाम तक ले जाने की प्रतिबद्धता जता चुका है और लंबे समय तक लड़ाई को लड़ने का इरादा भी दिखा रहा है। इजराइल अपने ऊपर हमला करने वालों को कभी बख्शता नहीं, यानी तय है
जंग अभी होगी, अभी सबसे भीषण हिस्सा दुनिया के सामने आना बाकी है। मेरे पीछे फेंस के परे जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो फिलिस्तीन का हिस्सा है। फिलिस्तीन का शहर रामल्ला, रामल्ला यानी कि उनका जो डिफैक्टो कैपिटल है वो है। कोई भी इजरायली या इजरायली पासपोर्ट के साथ उस हिस्से में जाने से प्रतिबंधित है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र है ये विवाद का क्षेत्र, इससे पिछले हिस्से में और मेरे इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो स्टोन वॉल जहां पर लग जाता है तो वो फिलिस्तीन का हिस्सा हो जाता है। जेरूसलम का जो पूरा इलाका है वो कुछ इसी तरीके से विवादों के बीच उलझा हुआ। इजराइल ने ईरान समर्थित संगठनों हमास, हिजबुल्लाह और हूती के खिलाफ भीषण मोर्चा खोल रखा है। हमास के बचे कुचे कमांडर मारे जा रहे हैं। हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर इजराइल कहर बर्पा कर रहा है और हिजबुल्लाह का किला भी धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। आखिर क्या है ये तीन ग्रुप और क्या है इनकी इजराइल से दुश्मनी? क्या इजराइल इन ग्रुप्स को खत्म करने में सक्षम है? हमास को कई देश आर्थिक मदद देते हैं, लेकिन सबसे ऊपर है ईरान और तुर्की। ईरान पर आरोप तो ये भी लगते हैं कि हथियार और ट्रेनिंग भी ईरान से ही हमास को मिलती है। माना जाता है कि ईरान की तरफ से हमास की कुल फंडिंग का 70% पैसा पहुंचता है। कतर भी हमास को बड़ी मदद पहुंचाता है। इसके अलावा कई इस्लामिक देश और पश्चिमी देश चैरिटी के नाम पर पैसा पहुंचाते हैं। हमास का सैन्य बुनियादी ढांचा आवासीय क्षेत्रों में स्थित है और इसके 30 से 40 हजार लोग नागरिकों के बीच छिपे हुए हैं। हमास के आतंकी खुद से कहीं बेहतर और अत्याधुनिक इजरायली सेना पर भारी प्रहार करने में सक्षम हो जाते हैं। इनकी गुरिल्ला रणनीति, टैंक रोधी मिसाइलें और भूमिगत सुरंगों का बड़ा और जटिल नेटवर्क, जिसे गाजा मेट्रो के नाम से जाना जाता था, हमास के आतंकियों की बड़ी मदद करता रहा है। ईरान समर्थक, ईरान समर्पित, लेबनान स्थित और इजरायल के विरुद्ध और इजरायल का खात्मा करने के लिए खड़ा किया गया एक आतंकी संगठन जिसे हिजबुल्लाह कहते हैं और जो लगातार 1982 से इजरायल के बरखिलाफ सदन लेबनान से लड़ता आ रहा है। हिजबुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि लेबनान में उसकी हैसियत एक राज्य के अंदर राज्य जैसी है। हिजबुल्लाह को लेबनान में एक समानांतर सरकार की तरह माना जाता है। इसकी ताकत दुनिया के कई देशों की सेनाओं की तुलना से अधिक है और ये संगठन दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी सेना है। हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कुछ समय पहले तक वो अमेरिका और यूरोपीय देशों में इजराइल के हर समर्थन के खिलाफ खुली जंग के ऐलान से कभी पीछे नहीं हटा। उसके पास रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, तकरीबन 50,000 के आसपास लड़ाकू हैं, ड्रोन्स हैं, टैंक्स हैं, आर्टिलरी है, ईरान का पूरा समर्थन है, लीडरशिप है। तो ऐसे इसमें कम से कम कागजों में लगता है कि काफी काबिलियत है और ये लगातार इजराइल के साथ इजराइल का खात्मा करने के लिए, जिस पर ऑब्लिटरेशन ऑफ इजराइल, उसमें ये लगा हुआ है। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट, मोर्टार, मिसाइलों के अलावा बड़ी सेना है और कई अत्याधुनिक हथियारों का बड़ा जखीरा उसके पास है। हालांकि इस बार इजराइल ने हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया है। पिछले साल जब इजराइल पर हमास ने हमला बोला तो इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ यमन के विद्रोही हूती भी थे और उन्होंने भी इजराइल पर अटैक किया। अब हिजबुल्लाह की लगभग कमर तोड़ देने के बाद इजराइल हूती विद्रोहियों पर आक्रामक है। लेबनान के हिजबुल्लाह की तरह हूती यमन का सशस्त्र संगठन है। 1990 में हूती संगठन अस्तित्व में आया। यमन के राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह करके इस संगठन ने अपने पैर जमाए और अब ये समानांतर सरकार की तरह है। यमन में इनकी अपनी करेंसी है, अपनी सेना और अपने कायदे कानून। हूती विद्रोहियों के पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं और इसमें शामिल लोग लड़ने की खास ट्रेनिंग लिए हुए हैं। ये माना जाता है कि ईरान ही यमन के हूती विद्रोहियों को हथियार से लेकर फंडिंग तक मुहैया कराता है। यमन में हूती विद्रोहियों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वो 70% इलाकों पर अपना दावा करते हैं।
हर साल मिलिट्री परेड होती है। इस मिलिट्री परेड को देखकर ही आप हूती विद्रोहियों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल की मिसाइलें यमन में हूतियों के ठिकानों पर बरस रही हैं और इस बार इजराइल आर-पार के मूड में दिख रहा है। हवाई हमलों के साथ शुरुआत की इजराइल ने, लेकिन अब एक तरह से समझ लीजिए कि 3 तरफ से हमला इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से यही दावा किया गया कि जिन जगहों पर, जिन इमारतों में, चाहे वो अस्पताल ही क्यों ना हो, वहां पर आतंकियों ने अपना अड्डा बना लिया है, उन जगहों को भी इजराइल ने चिन्हित किया और 3 तरफ से इजराइल की ओर से वार किया जा रहा है। जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। ठीक 1 साल पहले जो जंग हमास के विरुद्ध शुरू हुई थी, अब उसमें और देश शामिल होते जा रहे हैं। इजराइल जवाब दे रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। लेबनान की तरफ से लगने वाली उत्तरी सीमाओं से जिन लोगों ने जंग के कारण पलायन किया था, उनकी वापसी नहीं हो पाई है। साथ ही लेबनान के साथ अब सीधी जंग शुरू हो गई। जल्द ही यमन के विद्रोहियों और ईरान के साथ भी सीधा मोर्चा खुलता दिख रहा है। एक साल हो चुका, लेकिन हमास ने जो बंधक बनाए थे, इजराइल के सामने उन्हें वापस लाने की चुनौती अब भी है। भले ही इजराइल के हमले से हमास की कमर टूट चुकी है और गाजा बर्बाद खंडहरों में तब्दील हो चुका है, लेकिन हमास के सशस्त्र आतंकी अब भी गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं और उनका गाजा पट्टी में बने रहना भी बड़ी बात है। गाजा के आम लोगों पर हमास का नियंत्रण है और गाजा तक जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद पर गाजा के लोगों के बहाने हमास को भी लाभ मिल रहा है। इजराइल हमास का कोई ऐसा विकल्प तैयार नहीं कर सका जिसे आधिकारिक माना जा सके। हमास के हमले के बाद दुनिया भर के देशों की हमदर्दी इजराइल के साथ थी, लेकिन गाजा पर जमीनी लड़ाई शुरू करने के बाद स्थिति बदलती दिखी। इजराइल को कई तरह के विरोध भी सहने पड़े। हालांकि जिस तरह इजराइल हमास को जवाब देते हुए हिजबुल्लाह और फिर हूतियों को भी लगातार निशाने पर ले रहा है, उससे भी कई तरह की स्थितियां बनी हैं। इजराइल अब इस संकल्प पर आ गया है कि जहां कहीं भी इजराइल के दुश्मन है, वो वहां से उन्हें ढूंढ कर खत्म करेगा, फिर चाहे इसके लिए लड़ाई कितनी ही लंबी क्यों न लड़नी पड़े। इजराइल ने जितनी लड़ाइयां अभी तक लड़ी हैं, उसमें उस 6 डे वॉर का उल्लेख बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे पीछे जो है आप देख रहे हैं, इस तरह की जितनी भी इमारतें आपको इस पूरे इलाके में नजर आ रही हैं, ये सारी उस 6 डे वॉर के बाद से इजराइल के हिस्से में आ गई हैं। पहले यहां पर इन्हीं बैरक्स में जॉर्डन के सैनिक रहा करते थे। कभी जॉर्डन के सैनिक रहते थे यहाँ पर। आज आप इस पे अलग अलग तरह की ग्राफिटी जरूर देख लेंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से खाली है, अबैंडन्ड है, और ये जो पूरा जमीन का क्षेत्र है वो इजराइल के हिस्से में है। Israel currently to be fighting on so many fronts. The fight with Hamas is not over. Hezbollah is not over, and Iran has suddenly attacked Israel. Well, of course, this is not easy. We've been in difficult situations in the past. And when you are pressed in the corner, it takes out the best of yourself. And I can tell you, I can report to you, maybe people don't know about it, that following the 7th of October, there was a burst in energy and voluntarism in the Israeli society. Hundreds of thousands of people came out to volunteer, not just in the military, in the civilian support for the families that have been evacuated, for the families of the hostages, for the soldiers. Volunteers that are willing to do whatever it takes in order to defend our society, because we are a democracy, we have solidarity, we help each other, and we are showing the world that Israel cannot be broken. इजराइल के साथ बढ़ता अरब देशों का संघर्ष फैलता जा रहा है।
हमलों, जवाबों और धमकियों के सिलसिले भी बढ़ते जा रहे हैं। ये जंग नई है, लेकिन इजराइल के लिए ऐसे हालात बहुत पुराने हैं। अपनी स्थापना वर्ष के साथ ही इजराइल ऐसे हमलों का आदी हो चुका है। कई तारीखें इजराइल अरब देशों के बीच भीषण संघर्ष के खून से रंगी है, लेकिन 1967 में हुई 6 दिन की जंग ऐसी थी जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का इतिहास और भूगोल बदल दिए थे। अप्रैल 1967 में इजराइल के साथ सीरिया, मिस्र के रिश्ते नाजुक होने लगे थे। मई महीने में ऐसे हालात बन चुके थे कि जंग कभी भी छिड़ सकती थी। मई में जब इजराइल अपना स्थापना दिवस मना रहा था, मिस्र ने सिनाई में अपनी सेनाओं को जमाना शुरू कर दिया। इजराइल सतर्क हो गया। मिस्र ने पहले तो संयुक्त राष्ट्र के शांति बलों को बाहर किया, फिर इजराइल के समुद्री मार्ग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही जॉर्डन से रक्षा संबंधी समझौता किया, जिसके तहत एक पर हमले की स्थिति में दूसरा भी साथ देगा। 1967 में लड़ाई हुई थी। इजिप्ट ने, जो अरब कंट्री है, उन्होंने अटैक किया था इजराइल पे। उस लड़ाई में इजराइल ने इजिप्ट की एयरफोर्स को मार दी, सीरिया की एयरफोर्स को मार दी और जॉर्डन की भी खत्म कर दी। तो उसके बाद जो समझौता हो गया वो साइना के ऊपर समझौता हो गया। गोलान हाइट्स जो है सीरिया से ले ली थी, उसमें लड़ाई चलती रही है और उस हालत में कुछ बॉर्डर्स बन गए थे इस एरिया में। लेकिन पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उस वक्त से, पहले दिन से 1970 के बाद जब पीएलओ बना, तो उन्होंने निश्चय कर दिया ये जमीन जो इजराइल है वो नहीं रहेगी। हालात इजराइल के खिलाफ बनते जा रहे थे। इजराइल ने 5 जून 1967 को ऑपरेशन फोकस लॉन्च किया और मिस्र पर धावा बोल दिया। इजराइल के करीब 200 लड़ाकू विमानों ने एक साथ मिस्र की वायुसेना के ठिकानों पर हमला बोला और 90% वायुसेना नष्ट कर दी। हवाई हमलों के साथ इजरायली टैंक और सेना सीमा पार कर सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी में घुस गई। फिर इजराइल ने सीरिया, इराक और जॉर्डन की वायुसेना को भी अपने निशाने पर लिया और जमकर तबाही मचाई। 7 जून को यरूशलेम पर इजराइल ने कब्जा किया और पवित्र वॉल पर प्रार्थना की। 9 जून को सीरिया पर बम बरसाए और गोलान हाइट्स पर कब्जा किया। मिस्र और सहयोगी देशों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सिर्फ 6 दिन चली इस जंग में इजराइल ने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, सीरिया से गोलान हाइट्स का इलाका छीन लिया। देखिए, इजराइल की एयरफोर्स उस समय में 1967 में बहुत तगड़ी थी, तो उन्होंने साइनाई ले लिया, जॉर्डन का टुकड़ा लिया, और बिल्कुल ठीक बोला आपने, गाजा का भी ले लिया। फिर उसके बाद वो समझौता हुआ साइनाई के बारे में। गाजा तो उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था, लेकिन फिर पैलेस्टीन को दे दिया तो गाजा बन गया। जॉर्डन के साथ उनके साथ समझौता हो गई। सीरिया के साथ समझौती हुई थी, लेकिन वो गोलान हाइट्स पे अभी तक भी, आज तक भी समझौता नहीं है। वहां अटैक होते रहते हैं, क्योंकि जैसे इजराइल की आमदनी और इजराइल के लोग बढ़ रहे हैं, वो छोटी छोटी जगह में आगे जाते हैं। इसको बोलते हैं इजरायली सेटलमेंट्स। और उनकी शक्ति और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बगल के लोग उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन ईरान मदद करता है उनको कुछ न कुछ सामना करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद युद्ध भी रुका और संघर्ष विराम समझौता भी हुआ, लेकिन तब तक मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल चुका था। इस हार ने अरब देशों को सदमे में डाल दिया और मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मिस्र और जॉर्डन के साथ इजराइल की पूर्व संधियां हैं जो आज भी कायम हैं, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम देशों में बेचैनी बढ़ रही है और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि जंग अभी और फैलेगी, क्योंकि समझौते के मूड में इजराइल भी दिख नहीं रहा। जेरूसलम की स्थिति बहुत पेचीदा है। यहाँ पर आप ऊंची ऊंची दीवारें देखेंगे और जैसे मेरे पीछे का हिस्सा आप देखेंगे तो ये हिस्सा हो जाता है ईस्ट जेरूसलम का। हम आपको पूरी तस्वीर समझाते हैं जेरूसलम को लेकर इस समय किसकी सत्ता, कौन सा हिस्सा किसके नियंत्रण में और कहां पर सबसे अधिक विवाद। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और इसने देखी है दुनिया की सबसे भीषण लड़ाइयां। यहाँ मिटे और पनपे हैं कई साम्राज्य, सोलोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर,
आज की जंग इन्हीं साम्राज्यों के उत्तराधिकार की जंग का एक हिस्सा है। ये सिर्फ एक संयोग ही है कि जो जेरूसलम यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों को बांटता है, उनके बीच संघर्ष की स्थितियां पैदा करता है, वही जेरूसलम ऐतिहासिक रिश्ते में इन तीन धर्मों को एक सूत्र में बांधता भी है। जेरूसलम की गलियों से होकर एक इतिहास निकलता है और वो तीनों धर्मों को एक धर्म में समेट देता है। ईसाइयों का आस्था प्रतीक चर्च है, इस्लाम की मान्यताओं की मस्जिद अल अक्सा और यहूदियों के धर्म का आधार सेकेंड टेम्पल की बची दीवार। तीनों धर्म के अनुयायी यहाँ अकीदत रखते हैं। यहूदियों को ये विश्वास है कि ये जो पश्चिमी दीवार है वो उनके सबसे प्राचीन मंदिर का हिस्सा है, उनके सबसे प्राचीन टेम्पल का हिस्सा है। बेबीलोन सभ्यता के समय पहली बार इसे डिस्ट्रॉय किया गया था, उसके बाद जब दूसरी बार इसका पुनर्निर्माण हुआ तो फिर ये नष्ट किया गया। और मेरे ठीक पीछे जो दीवार आप देख रहे हैं उससे लगकर जितने भी यहूदी हैं वो अपनी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सबसे प्राचीन जो उनके पास निशान मौजूद है वो यही है। दीवार की शक्ल में बचे ये अवशेष जेरूसलम के अब तक के पूरे इतिहास के गवाह हैं। कभी ये दीवारें यहूदी के पहले उस सुलेमानी मंदिर का हिस्सा हुआ करती थी, जो यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थान था। कहा जाता है कि 937 ईसा पूर्व यहूदियों का जब यहाँ फर्स्ट टेम्पल था तो वो इतना विशाल हुआ करता था जिसे घूमने में पूरा दिन लग जाता था। लेकिन खंडहर बता रहे हैं कि इसने कितने आक्रमणों को झेला और अब बस अस्तित्व के कुछ निशान बचे हैं। आइए बताते हैं ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले जब ईसाई और इस्लाम नहीं थे तब यहूदी धर्म हुआ करता था और उसके 10 कबीले यहाँ थे। यहूदी धर्म की शुरुआत हजरत अब्राहम से हुई। मुसलमान अब्राहम को ही हजरत इब्राहिम कहते हैं और उनको पैगंबर मानते हैं। अब्राहम 2000 ईसा पूर्व धरती पर आए थे। अब्राहम के 2 बेटे थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक के बेटे थे याकूब। याकूब का ही एक नाम था इजराइल, जिनके नाम पर आज इजराइल देश बनाया गया है। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक संगठित राज्य बनाया और नाम रखा था इजराइल। याकूब के एक बेटे का नाम था यहूदा। इन्हीं के नाम पर इनके वंशज यहूदी कहलाए। दूसरी तरफ हजरत इस्माइल के आने वाले वंशजों में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। पैगंबर हजरत मोहम्मद को मानने वाले मुसलमान कहलाए और इस्लाम धर्म शुरू हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर माने गए। यहूदी धर्म में हजरत मूसा का जन्म हुआ, जो मिस्र में जन्मे, लेकिन बाद में हजरत याकूब के बसाए इजराइल में लौट आए और ईश्वर के सुनाए 10 सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत ही आज यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। इसी में आगे चलकर सुलेमान हुए, जिन्होंने वो मंदिर बनाया जिसके अवशेष दीवार के रूप में मौजूद हैं। यहूदी धर्म में ही आगे चलकर ईसा मसीह का जन्म हुआ, जिनके मानने वाले ईसाई कहलाए। दिलचस्प ये है कि मुसलमान हजरत मूसा और ईसा मसीह को भी पैगंबर मानते हैं। समय बीता और यहूदियों के किंग दाऊद और सुलेमान के बाद यहाँ बेबीलोनियों का कब्जा रहा। रोमन साम्राज्य आया जिसने यहूदियों का मंदिर तोड़ दिया। आज जो दीवार है उसे वेलिंग वॉल यानी विलाप करने की दीवार कहा जाता है। इसके बाद यहाँ ईरानियों का कब्जा रहा और धीरे धीरे इस्लाम की सत्ता आ गई। यहूदियों को यहाँ से खदेड़ा जाने लगा। 3 धर्म यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों की भावनाएं जेरूसलम से जुड़ी थी। क्योंकि यहूदियों का साम्राज्य था, तब उनके धर्म का आधार ही यहाँ से जुड़ा था। उनके प्रार्थना स्थल मंदिर की दीवार आज भी है। उसी परिसर में है अल अक्सा मस्जिद, जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे और उनसे पहले आए पैगंबरों को नमाज पढ़ाई थी। साथ ही पास ही में है डोम ऑफ द रॉक। यहाँ से ही मोहम्मद साहब जन्नत के सफर पर गए थे। इस लिहाज से ये इस्लाम के लिए भी पवित्र भूमि है। यहीं पर है चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर। यहाँ ईसा मसीह को दफनाया गया था। इस्लामिक सत्ता के अधिकार से जेरूसलम को आजाद करने के लिए और ईसा मसीह के समाधि स्थल वाले स्थान को कब्जे पर लेकर ईसाई धर्म ने इस्लामिक सत्ता से 1095 से 1291 के बीच 7 धर्म युद्ध लड़े, जिन्हें क्रूसेड यानी सलीबी जंग कहा गया।
इस्लामिक सत्ता के लोग दमिश्क में इकट्ठा हुए और अपनी लड़ाई को जिहाद नाम दिया। ये अरबी शब्द था और इसका अर्थ संघर्ष हुआ करता था, इस्लाम के लिए संघर्ष नहीं। फिलिस्तीन उस वक्त इस्लामिक साम्राज्य का हिस्सा था जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। बाद में ब्रिटिश एम्पायर ने ऑटोमन साम्राज्य को हराया और अपने कब्जे में ये पूरा क्षेत्र ले लिया। 1917 में ब्रिटिश साम्राज्य ने एक बालफोर घोषणा की जिसका उद्देश्य था यहूदियों को होमलैंड लौटाने का वादा, और इसके बाद दुनिया भर में बिखरे यहूदी वापस अपनी मातृभूमि लौटने लगे। धीरे धीरे वो इतनी बड़ी संख्या में लौट आए कि ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशंस को यह मामला सौंप दिया। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच राष्ट्र का बंटवारा कर दिया और हजरत याकूब के समय बनाए गए राष्ट्र के आधार पर ही यहूदियों ने अपने राष्ट्र का नाम दिया इजराइल। आज भी धर्म स्थल पर अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर कब्जे को लेकर वो जंग जारी है। हमास फिलिस्तीन से निकला एक संगठन है और अल अक्सा की लड़ाई लड़ने का वादा कर रहा है। इजराइल अपने यहूदी धर्म की और अमेरिका इस जंग का एक अहम हिस्सा। समय के साथ बस नाम और पहचानें बदली हैं, लेकिन किरदार वही है। एक ही धर्म से निकले 3 अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग। इजराइल इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि वो अपनी जनता को, उनकी जिंदगी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है, उन्हें बचाना चाहता है। 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलें ये सोचकर छोड़ी कि ये सबक इजराइल को शायद हमेशा याद रहेगा। लेकिन यहाँ शायद ईरान को ये ध्यान नहीं रहा कि इजराइल के पास वक्त से आगे चलने वाले नेतन्याहू हैं, जिन्होंने काफी पहले से ही इजराइल को सुरक्षा कवच से ढांक लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के इतिहास की एक जीवित किंवदंती बन चुके हैं। उनकी कहानी इजराइल के ताकतवर बनने की कहानी है। स्पेशल फोर्सेस में कभी कॉम्बैट कमांडो रहे नेतन्याहू ने इजराइल की राजनीति में रिकॉर्ड 6 बार प्रधानमंत्री बनकर एक इतिहास रचा है। लेकिन इस इतिहास में इजराइल के स्वाभिमान के लिए लड़ने के कई किस्से भी शामिल हैं। नेतन्याहू की जिंदगी की शुरुआत आईडीएफ में स्पेशल कमांडो के तौर पर हुई और इस दौरान उन्होंने 1972 में अपहृत सवेना हवाई जहाज में बंधकों को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान उनके कंधे में गोली भी लगी। गोली खाए घायल नेतन्याहू की तस्वीरें अखबारों में छपी तो वो इजराइल के हीरो बन गए और हर शख्स की जुबान पर उनका नाम आ गया। 1973 में अरब इजराइल के बीच हुए चौथे युद्ध में, जिसे योम किपुर का युद्ध कहा जाता है, बेंजामिन इजराइल के लिए लड़े और कैप्टन के पद पर प्रोन्नत किए गए। अब तक नेतन्याहू इजराइल में काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। This is a picture. Yanni Netanyahu, who was the leader of that raid. उनके भाई योनाथन, जो कि एक आईडीएफ अधिकारी थे, 1976 में ऑपरेशन एंटेबे के दौरान युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर मारे गए थे। यहां इजरायलियों को बंधक बनाकर रखा गया था। मिशन के दौरान उनकी मृत्यु हुई, एकमात्र मृत्यु थी। इस मौत ने आतंकवाद के खिलाफ नेतन्याहू के मन को बेहद कड़ा कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने आर्किटेक्चर और बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली और धीरे धीरे वो टीवी पर डिबेट्स में इजराइल के हक की आवाज उठाने लगे। नौजवान नेतन्याहू की प्राथमिकताओं में उस समय भी इजराइल की बेहतरी शामिल थी। उस समय वो बेन निताई के नाम से जाने जाते थे। 75 साल के होने जा रहे नेतन्याहू को इजराइल में और उनके दोस्तों के बीच किंग बीबी के नाम से पुकारा जाता है। उनकी छवि ऐसे राजनेता की बन चुकी है जो मिडिल ईस्ट में तमाम दुश्मनों से इजराइल की रक्षा कर सकते हैं। वो शांति के किसी भी समझौते के दौरान इजराइल की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। नेतन्याहू के सामने फिर चुनौतियां हैं, ईरान, लेबनान और हमास से निपटने की और इजराइल को सुरक्षित रखने की। जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ नेतन्याहू का गुस्सा भी।